ड्रामा की स्टार्टिंग चेंगलिंग और शीलियन के एक बेहद क्लोज मोमेंट से होती है। शीलियन उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, तुमने शराब पी है तो क्या तुम सच में श्योर हो? चेंगलिंग पीछे नहीं हटती। उसकी खामोशी से जवाब मिलने के बाद शीलियन धीरे से उसे एल्डर सिस्टर कहकर पुकारता है। फिर वो उसके और करीब आते हुए हर बार उससे परमिशन मांगता है ताकि चेंगलिंग की मर्जी के बिना कुछ भी ना हो। दोनों के बीच की ये नजदीकी साफ बता रही है कि उनका रिश्ता साधारण नहीं है। इसके बाद चेंगलिंग अपने ऑफिस के एंट्रेंस पर खड़ी होती है। वहाँ व्यू सीन उसके हस्बैंड की बात छेड़ती है, जिस पर चेंगलिंग सीधे कह देती है कि वो डिवोर्स चाहती है। व्यू सीन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि लोग उसे कंपनी की CFO कहते हैं, जबकि उसका काम बस अकाउंट संभालना है। फिर वो चेंगलिंग के हमेशा सीरियस रहने, मेकअप न करने और पुराने ढंग के कपड़े पहनने पर ताना मारती है। उसके मुताबिक ऐसी चेंगलिंग को कोई आदमी दोबारा देखना भी नहीं चाहेगा। चेंगलिंग बिना घबराए जवाब देती है, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, आदमी ढूंढने नहीं। फिर वो व्यूसीन को साफ कहती है कि अगर उसे किसी आदमी के पीछे जाना ही है तो वो एक तरफ जाकर ये सब करे। तभी जाओशुन वहाँ पहुँच जाता है। वो चेंगलिंग को नाम से बुलाकर याद दिलाता है कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो बार बार शाओ वू यानी वू सीन को परेशान न करे। वू सीन तुरंत जाओशुन के सामने बेचारी बनने लगती है। वो बताती है कि आज नया चेयरमैन ऑफिस संभालने आ रहा है, इसलिए वो जल्दी आकर जाओशुन के लिए अच्छी जगह रोकना चाहती थी, लेकिन चेंगलिंग उसे आगे खड़ा नहीं होने दे रही। चेंगलिंग खड़ी थी, इसलिए उसे अपनी जगह किसी और को देने की जरूरत नहीं। जाओशुन फिर उसे हद पार न करने के लिए कहता है और धमकी देता है कि आज नए चेयरमैन का पहला दिन है, इसलिए चेंगलिंग उसे मजबूर न करे कि वो कोई तमाशा खड़ा करे। कुछ देर बाद नया चेयरमैन कंपनी पहुंच जाता है। सामने आते ही चेंगलिंग उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई अनजान आदमी नहीं बल्कि साइलियन है, वही साइलियन जिसे वो 5 साल पहले पीछे छोड़ चुकी थी। चेंगलिंग अपनी जगह जमी रह जाती है। जाओशुन उसे टोकते हुए कहता है, क्या कर रही हो, ये हमारे नए चेयरमैन हैं। चेंगलिंग होश में आकर माफी मांगती है और रास्ते से हट जाती है। साइलियन बिना कुछ जाहिर किए अंदर चला जाता है, लेकिन सफल बनाया और फिर फैमिली बिजनेस संभाल लिया। एम्प्लॉयज को उसकी जिंदगी किसी CEO रोमांस नॉवेल जैसी लगती है। एक लड़की तो तुरंत उसकी तस्वीर अपने WeChat मोमेंट्स पर डालने की बात करती है। तभी कोई चेंगलिंग को देखकर मजाक करता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की सीरियस, ओल्ड फैशन्ड और हमेशा रूल्स में रहने वाली सिस्टर चेंग भी चेयरमैन को देखकर खो गई थी। चेंगलिंग उन्हें रास्ता रोककर गॉसिप करने के लिए डांटती है और साफ कहती है कि वर्किंग आवर्स में ऐसी बातें बंद करके सभी अपने काम पर लौटें। उनकी बातों के बीच चेंगलिंग के दिमाग में शाइलियन की एक पुरानी झलक घूम जाती है। उस समय शाइलियन बहुत खुशी से उसे बार बार एल्डर सिस्टर कहकर पुकार रहा था। वो उसके पास भागते हुए आता है और उत्साह से बताता है कि उसने अपनी सिस्टर को पकड़ लिया। ये छोटी सी याद चेंगलिंग को फिर उसी समय में खींच ले जाती है जब शाइलियन हर वक्त उसके आसपास रहना चाहता था। ऑफिस का माहौल जल्दी ही फिर तनावपूर्ण हो जाता है। व्यूसीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रीइंबर्समेंट फॉर्म लेकर चेंगलिंग के पास आती है और गुस्से में पूछती है कि उसने उनका रीइंबर्समेंट किस अधिकार से वापस किया। चेंगलिंग फॉर्म देखकर शांत तरीके से बताती है कि ये क्लेम नई रीइंबर्समेंट पॉलिसी के अनुसार नहीं है। खर्च तय परसेंटेज से ज्यादा है और ऐसे क्लेम पे जनरल मैनेजर के सिग्नेचर जरूरी हैं। व्यूसीन पलटकर कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाहर जाकर कंपनी के लिए लड़ता है, क्लाइंट संभालता है और बिजनेस लाता है, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग आराम से पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं। फिर भी फाइनेंस वाले उनके रास्ते में प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं। चेंगलिंग उसे याद दिलाती है कि नई फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट पॉलिसी पहले ही जारी हो चुकी है और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी रखी गई थी। अगर व्यूसीन को रूल समझ नहीं आए तो वो ट्रेनिंग लेकर उन्हें सीखे। अगर पॉलिसी से प्रॉब्लम है तो लीडरशिप से कंप्लेंट करे। यहाँ खड़े होकर ऊंची आवाज में चिल्लाने से रूल्स नहीं बदलेंगे। वो सीन ताने के साथ पूछती है कि क्या चेंगलिंग पर्सनल ग्रज के कारण उसका रीइंबर्समेंट रोक रही है। चेंगलिंग उसकी आंखों में देखकर पूछती है, हमारे बीच आखिर ऐसा कौन सा पर्सनल ग्रज है। तभी जाओशुन फिर वहां आ जाता है और चेंगलिंग पर आरोप लगाता है कि वो उसकी वजह से एक यंग लड़की को बार बार परेशान कर रही है। वो कहता है कि वो चेंगलिंग को कई बार समझा चुका है कि उसके और व्यूसीन के बीच सच में कुछ नहीं है। चेंगलिंग सीधे पूछती है, अगर सच में कुछ नहीं है तो उसका ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते। जाओशुन फिर व्यूसीन की उम्र और फीलिंग्स की चिंता करने लगता है। वो कहता है कि वो एक यंग लड़की है, बहुत सेंसिटिव है और हर बात दिल पर ले लेती है। एक बार कार में वूसीन आगे बैठने की कोशिश करते हुए चेंगलिंग से कहती है कि वो पीछे बैठ जाएगी, क्योंकि चेंगलिंग को प्रेसिडेंट जाओ की केयर करना नहीं आता। कार का डोर खोलते समय जाओशुन को हल्की चोट लगती है तो वूसीन घबराकर बार बार उसका हाल पूछती है, नहीं करता, इसलिए चेंगलिंग फिर अपनी बात दोहराती है। तब जाओशुन उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि वो लगभग 30 साल की होने वाली है। डिवोर्स के बाद उसकी रिजिड और बोरिंग पर्सनैलिटी के साथ उसे कोई अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। वो घमंड से दावा करता है कि अगर चेंगलिंग को उससे
आधा अच्छा आदमी भी मिल गया तो वो कंपनी के एंट्रेंस पर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा। चैंगलिंग उसकी बात सुनकर भी फैसला नहीं बदलती। वो कहती है ठीक है, फिर डिवोर्स ही करते हैं। गुस्से में जाओ सून भी कह देता है कि अगर उसे जाना है तो चली जाए। वर्तमान में जाओ सून थोड़ी जेलसी के साथ कहता है कि चैंगलिंग जहाँ जाती है लोगों को अपने चाम में फंसा लेती है। अगर उनमें से कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा? चैंगलिंग हंसकर कहती है कि उसमें इतना चार्म नहीं है। साइलियन बिना मजाक किए जवाब देता है तुम में है। वर्तमान में चैंगलिंग ऑफिस के काम से शिएलियन के पास आती है। शिएलियन उसे भरोसा रखने के लिए कहता है और बताता है कि जो गिफ्ट वहाँ रखा है वैसा गिफ्ट उसने हर डायरेक्टर के लिए तैयार करवाया है, इसलिए चैंगलिंग को उसे लेकर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। वो खास तौर पर यह भी साफ करता है कि केवल चैंगलिंग को गिफ्ट नहीं मिला, सभी डायरेक्टर्स को दिया गया है। चैंगलिंग फॉर्मल तरीके से गिफ्ट स्वीकार में घुटने टेक कर सिर झुकाने और माफी मांगने के लिए कहता है। 23 साल की उम्र में चैंगलिंग अपनी जिंदगी का सबसे अलग डिसीजन लेती है। वो 12,000 वाली जॉब छोड़कर रेंटेड आरवी से अकेले ट्रैवल करने का फैसला करती है। घर वालों को पता चलता है तो वे और भड़क जाते हैं। माँ पूछती है कि जॉब छोड़ने और सेल्फ ड्राइविंग टूर के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया। वो चैंगलिंग पर सीक्रेटली पैसे छिपाने का आरोप लगाती है और आरवी की बुकिंग कैंसिल करके पैसे वापस लाने को कहती है। साथ ही आदेश देती है कि अगर चैंगलिंग जॉब नहीं करना चाहती तो ब्लाइंड डेट करके शादी कर ले। माँ के मुताबिक बच्चा हो जाने के बाद वो अपने आप सीधी हो जाएगी, लेकिन इस बार चैंगलिंग उनकी बात नहीं मानती। वो आरवी लेकर घर से निकल जाती है। पेरेंट्स पीछे से उसे रोकते हुए कहते हैं कि अगर वो गई तो कभी वापस ना आए। माँ सड़क पर रोते हुए खुद को अनलकी बताती है और कहती है कि उसने इतनी मेहनत से एक अनफिलियल डॉटर को पाला। चैंगलिंग फिर भी पीछे नहीं मुड़ती। पहली बार वो अपने लिए जीने निकल जाती है। कुछ समय बाद रास्ते में चैंगलिंग को एक यंग लड़का अकेला बैठा दिखाई देता है। वो उसे अबैंडन्ड स्ट्रे कैट कहकर पुकारती है और मजाक में पूछती है कि क्या वो अपनी बिग सिस्टर की गोद में आना चाहता है। लड़का उससे दूरी बनाए रखता है तो चैंगलिंग कहती है कि वो कोई बैड पर्सन नहीं है, वो बस एक गुड डीड करके उसे रास्ते में छोड़ना चाहती है क्योंकि बारिश होने वाली है। फिर चैंगलिंग उसे डराने लगती है। वो कहती है कि इस रोड पर रात के समय घोस्ट दिखाई देते हैं और वे खास तौर पर उसके जैसे सुंदर बच्चों को उठा ले जाते हैं। लड़का आखिर बोलता है मैं 19 साल का हूँ, बच्चा नहीं हूँ। चैंगलिंग उसे सिर्फ 19 साल का छोटा लड़का बताकर कहती है कि वो बहादुर बनने का दिखावा कर रहा है। वो उसे इतना डरपोक बताती है कि उसमें उसकी कार में बैठने की भी हिम्मत नहीं। लड़का उसकी लगातार बातें सुनकर परेशान हो जाता है। चैंगलिंग आखिरी बार पूछती है कि उसे कार में आना है या नहीं। चैलेंज से चिढ़कर वो उठता है और उसके आरवी में बैठ जाता है। यही लड़का साइलियन है। रोड ट्रिप शुरू होने के बाद चैंगलिंग और साइलियन धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं। चैंगलिंग उसे कुछ खाने को देने से पहले कहती है कि अगर वो उसे सिस्टर बुलाएगा तभी उसे मिलेगा। फिर वो सीलियन को एक खुली जगह पर ले जाकर कहती है कि जोर से चिल्लाने पर सारी परेशानियां बाहर निकल जाती हैं। चैंगलिंग खुद पूरी ताकत से गाली चिल्लाती है। शिएलियन पहले उसे देखता रहता है, फिर वो भी उसके साथ चिल्लाने लगता है। दोनों बार बार अपनी फ्रस्ट्रेशन खुले आसमान में निकालते हैं। कुछ देर बाद साइलियन उसे एल्डर सिस्टर कहकर पूछता है क्या तुम्हें सब पता है? चैंगलिंग कहती है कि उसे इतना जरूर पता है कि साइलियन अपनी जिंदगी के सबसे डार्क समय से गुजर रहा है। साइलियन हैरान होता है कि चैंगलिंग उससे कोई सवाल क्यों नहीं पूछती। चैंगलिंग जवाब देती है कि जो इंसान अकेला इतनी दूर चला आया हो उसके पास जरूर कोई ऐसी तकलीफ होती है जिसके बारे में वो अभी बात नहीं करना चाहता। यहाँ आए लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी प्रॉब्लम से भागकर न आया हो। चैंगलिंग उसके दर्द की वजह जानने की जिद नहीं करती। यही बात साइलियन को उसके और करीब ले आती है। एक रात सिएलियन बार बार चैंगलिंग को एल्डर सिस्टर कहकर बुलाता है। चैंगलिंग उसके पास आती है तो वो बिना घुमाए सीधे कह देता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उस पल दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद चैंगलिंग खुद ही घबरा जाती है। वो बड़बड़ाती है कि 19 साल का लड़का सच में बहुत खतरनाक होता है। शिएलियन उसकी बात सुनकर कहता है कि नॉनसेंस तो चैंगलिंग बोल रही है, जबकि असल में उसने खुद उसे गलत काम के लिए उकसाया है। चैंगलिंग तुरंत पलटकर कहती है कि उसने गलत लड़के को उठा लिया। वो शिएलियन को लिटिल व्हाइट आइड वुल्फ और बस्टर्ड कहती है। शिएलियन फिर भी उससे चिपकते हुए कहता है कि वो अभी और चाहता है। चैंगलिंग उसके हाथ हटाकर अपनी सीमा में रहने को कहती है, लेकिन सिलियन मासूम चेहरा बनाकर पूछता है क्या हम एक बार और कर सकते हैं? चैंगलिंग उसका नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सिलियन की नजरों से साफ है कि वो मजाक नहीं कर रहा। दोनों अगले दिन साथ खाना बनाते हैं। चैंगलिंग कोई चीज सिलियन को टेस्ट करके देखने को कहती है कि वो ठीक से पकी है या नहीं। तभी सिलियन गंभीर होकर कहता है एल्डर सिस्टर 1 साल मेरा इंतजार करोगी?
वो बताता है उनका ठीक है तो कह देती है, लेकिन जब पूछती है कि वो उसे ढूंढ कर क्या करेगा, सीलियन तुरंत जवाब देता है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप शुरू करूंगा। चैंगलिंग मना कर देती है। सीलियन बार बार पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आखिर चैंगलिंग अपनी असली चिंता बताती है। वो उससे 5 साल बड़ी है। उसके मुताबिक ओल्डर वुमन और यंगर मैन के रिलेशनशिप का अच्छा एंडिंग नहीं होता। कुछ साल बाद चैंगलिंग के बाल सफेद होने लगेंगे, जबकि सियालियन अपनी प्राइम एज में होगा। तब वो इनसिक्योर और शिकायत करने वाली वुमन बन जाएगी। वो खुद को ऐसा बनते नहीं देखना चाहती। शिलियन उसकी बात सुनता है लेकिन मानता नहीं। चैंगलिंग उससे पूछती है कि आखिर उसे उसमें पसंद क्या है। शिलियन कहता है, मुझे तुम्हारा अपनी मर्जी से जीना पसंद है। तुम केयरफ्री और फियरलेस हो, किसी की परवाह किए बिना अपने असली रूप में जीती हो। कुछ देर बाद शिलियन पानी लेने जाने की बात करता है और पूछता है कि चैंगलिंग क्या पिएगी। वो आइस्ड कोला मांगती है और शिलियन उसके लिए कोला लेने चला जाता है। कोला बहुत ज्यादा कोल्ड न होने पर चैंगलिंग खुद फ्रीजर के अंदर हाथ डालकर वो फिर वही चैंगलिंग बन जाती है जिसे दुनिया जानती थी। सीरियस, कंट्रोल्ड और हर कदम सोच समझ कर रखने वाली चैंगलिंग। वर्तमान में चैंगलिंग को चेयरमैन के ऑफिस में बुलाया जाता है। शिलियन उसकी तरफ देखते हुए कुछ पूछना चाहता है, लेकिन चैंगलिंग तुरंत फॉर्मल दूरी बना लेती है और उसे मिस्टर शिए कहकर संबोधित करती है। उसके मन में बार बार सवाल आता है कि कहीं शिलियन सच में उसे पहचान तो नहीं गया। वो जल्दी से काम खत्म करके बाहर निकल आती है। ऑफिस से बाहर आते ही चैंगलिंग खुद को डांटती है। वो सोचती है कि वो बेवजह घबरा रही है। 5 साल पहले उसका लुक, ड्रेसिंग और पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की सीरियस डायरेक्टर है। शिलियन उसके लिए खास तौर पे वापस क्यों आएगा और इतने बदले हुए रूप में उसे कैसे पहचान पाएगा। थोड़ी देर बाद एक यंग लड़की चैंगलिंग से मिलने आती है। वो अपना परिचय देते हुए कहती है, हेलो सिस्टर चैंग, मैं यूए हूँ। कुछ समय तक कंपनी में इंटर्नशिप करूंगी, इसलिए पहले आपसे मिलने आई हूँ। यूए के जाने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज चैंगलिंग को सावधान करते हैं कि वो उस लड़की को बिल्कुल नाराज न करे। उन्होंने पूछताछ करके पता लगाया है कि यूए की रिकमेंडेशन खुद चेयरमैन की तरफ से आई है। वे बताते हैं कि यूए एक ऑर्फन थी जिसे सी फैमिली ने अडॉप्ट करके अपने घर में पाला। वो चाइल्डहुड से सीलियन के साथ बड़ी हुई है। ये सुनकर एम्प्लॉइज को लगता है कि अब सीलियन के हांगजो आने की असली वजह समझ में आ गई। एचएसी कंपनी में आया क्योंकि यूए यहाँ इंटर्नशिप करना चाहती थी। एम्प्लॉइज सीलियन और यूए के लुक्स को परफेक्ट मैच बताते हुए दोनों को सीक्रेटली रोमांटिक कपल मान लेते हैं। उनकी बातें सुनकर चैंगलिंग के चेहरे का रंग बदलता है, लेकिन वो उन्हें काम पर वापस भेज देती है। अकेले में चैंगलिंग खुद से कहती है, अपने बारे में इतना मत सोचो, ये शिलियन की दुनिया है, तुम्हारी नहीं। उसी दौरान यूए शिलियन के साथ शॉपिंग करते हुए एक सुंदर आउटफिट देखती है। वो उसे एल्डर ब्रदर कहकर आउटफिट की तारीफ करती है और अपने लिए खरीदने को कहती है। सीलियन उसकी बात मान लेता है। यूए खुशी से उसे धन्यवाद देती है। उन दोनों के इस कंफर्टेबल रिश्ते को देखकर चैंगलिंग के मन की शंका और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि बाकी एम्प्लॉयज शायद सही कह रहे थे और सीलियन सच में यूए की वजह से यहाँ आया है। सीलियन चैंगलिंग को अपने ऑफिस में बुलाकर यूए की इंटर्नशिप पर बात करता है। वो बताता है कि यूए के लिए 2 डिपार्टमेंट्स चुने गए हैं, एक मार्केटिंग और दूसरा फाइनेंस। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बाहर के लोगों से मिलना और सोशल एंगेजमेंट ज्यादा है, इसलिए शिलियन को लगता है कि यूए को फाइनेंस डिपार्टमेंट में चैंगलिंग के पास रखना बेहतर होगा। चैंगलिंग मन ही मन सोचती है कि शिलियन चाहता है, लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि इसके अलावा कोई वजह हो ही नहीं सकती। चैंगलिंग ये पूरी बातचीत सुनती है और अंदर ही अंदर और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी व्यूसीन फिर रिएम्बर्समेंट के पेपर्स लेकर चैंगलिंग के पास पहुंच जाती है। इस बार वो कहती है कि उसने सारे इनवॉइसेस नई पॉलिसी के हिसाब से अरेंज किए हैं। फिर भी वो पहले से चैंगलिंग पर आरोप लगा देती है कि अब वो कोई नई कमी निकालने वाली है। चैंगलिंग फाइल्स देखकर कहती है कि इनकी चेकिंग शाओ लियू करेगा। वूसीन नाराज होकर पूछती है कि चैंगलिंग खुद सीधे रिव्यू क्यों नहीं कर सकती। चैंगलिंग उसे याद दिलाती है कि वो सीएफओ है, उसका समय कुछ 1000 युआन के हर छोटे रिएम्बर्समेंट की चेकिंग करने के लिए नहीं है। इसी समय जाओशुन आकर फिर वूसीन का पक्ष लेता है। वो चैंगलिंग से पूछता है कि वो उसके डिपार्टमेंट के लोगों को परेशान करना कब बंद करेगी। अगर उसे कोई शिकायत है तो सीधे जाओशुन से बात करे। चैंगलिंग उसे फिर याद दिलाती है कि डिवोर्स का फैसला उसने खुद लिया था। शादी करते समय शायद उसे फर्क नहीं पड़ा कि वो किससे शादी कर रही है, लेकिन डिवोर्स के बाद भी उसे इससे कोई मतलब नहीं कि जाओशुन किसके साथ रिलेशनशिप रखता है। वो कहती है कि जाओशुन किसके साथ फ्लर्ट करता है या किससे प्रेम करता है वो उसका पर्सनल मैटर है, बस वो हर बार चैंगलिंग को बीच में खींचना बंद करे। इस आर्ग्यूमेंट के कुछ ही समय बाद चैंगलिंग की मुलाकात ऑफिस में एक ऐसे आदमी से होती है जिसे उसने पिछली रात ब्लाइंड डेट पर देखा था। दोनों ये जानकर हैरान होते हैं कि वे एक ही कंपनी में
काम करते हैं। वो आदमी कहता है कि उसे पता है चैंगलिंग अपनी माँ के प्रेशर में उससे मिलने आई थी, लेकिन अब जब वे कलीग्स भी निकले हैं तो चैंगलिंग को उसे एक चांस देना चाहिए। चैंगलिंग को लगता है कि ब्लाइंड डेट का मतलब ही मैरिज के इरादे से मिलना होता है। वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। आदमी कहता है कि दोनों को फैमिलीज ने मिलने के लिए मजबूर किया, इसलिए उनकी सिचुएशन एक जैसी है। उसके हिसाब से वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। वो ये तक दावा करता है कि भले चैंगलिंग अभी उससे प्रेम न करती हो, लेकिन भविष्य में जरूर करने लगेगी। बातों के दौरान वो अपने 4 पास्ट रिलेशनशिप्स का जिक्र करता है। फिर चैंगलिंग की उम्र और उसके रिलेशनशिप एक्सपीरियंस पर सवाल करता है। चैंगलिंग बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में केवल एक रिलेशनशिप किया है। वो आदमी चैंगलिंग की ब्यूटी की तारीफ करता है, लेकिन चैंगलिंग उसकी जल्दबाजी से प्रभावित नहीं होती। उस आदमी की बातें सुनकर चैंगलिंग को जाओ शुन का पुराना प्रपोजल याद आता है। शादी से पहले जाओ शुन ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था, चैंगलिंग मुझसे शादी कर लो, तुम्हें मेहनत करके मार्केटिंग डायरेक्टर बनेगा और चैंगलिंग का सपोर्ट बनेगा। वो कहता था कि एक दिन जब उसके पास पोजीशन और पावर होगी तब कोई चैंगलिंग को बुली नहीं कर पाएगा। अगर कोई उसकी छोटी अकाउंटेंट वाइफ को परेशान करेगा तो जाओ शुन उसके सामने खड़ा होगा। वर्तमान में वही याद चैंगलिंग को बेहद आयरॉनिक लगती है। जिस आदमी ने कभी उसका सपोर्ट बनने का वादा किया था, वो आज व्यूसीन के लिए खड़ा होकर हर बात में चैंगलिंग का विरोध करता है। व्यूसीन गुस्से में बैठे जाओशुन को शांत करने की कोशिश करती है। चैंगलिंग उन्हें देखकर सोचती है कि जाओशुन अब किसी और का सपोर्ट बन चुका है और हर बार उसी दूसरी लड़की के लिए चैंगलिंग से लड़ता है। जाओशुन उसकी तरफ देखकर कहता है कि चैंगलिंग ने सच में हद कर दी है। चैंगलिंग किसी आर्ग्यूमेंट में पड़े बिना रीइंबर्समेंट को प्रॉपर प्रोसीजर के अनुसार आगे भेज देती है। इन सब के बाद चैंगलिंग खुद को एक बार फिर समझाती है कि अच्छा हुआ साइलियन ने उसे नहीं पहचाना। कम से कम उसकी मेमोरीज में चैंगलिंग हमेशा 5 साल पहले वाली केयरफ्री, फियरलेस और चमकती हुई लड़की बनी रहेगी। वो नहीं चाहती कि साइलियन उसकी आज की जिंदगी, फैमिली के सामने उसकी कमजोरी और अनसक्सेसफुल मैरिज के बाद बने उसके सीरियस रूप को देखे। इसी दौरान कंपनी का डिनर शुरू हो जाता है। सभी एम्प्लॉइज एक साथ बैठकर ड्रिंक्स और फूड लेते हैं। लोग एक दूसरे को ग्लास उठाकर ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। चैंगलिंग चुपचाप सबके बीच बैठी रहती है। वो मन में स्वीकार करती है कि कोई भी इंसान हमेशा एक ही जगह और एक ही रूप में नहीं रह सकता। 5 सालों ने उसे भी बदल दिया है और शायद साइलियन को भी। फिर भी साइलियन की मौजूदगी उसके लिए लगातार उन बातों को वापस ला रही है जिन्हें वो इतने सालों से अपने अंदर दबाकर बैठी थी। डिनर के दौरान जोशुन काफी शराब पी लेता है। वो अचानक चैंगलिंग से पूछता है कि वो उसे रोक क्यों नहीं रही। शादी के समय जब भी वो ज्यादा पीता था, चैंगलिंग तुरंत उसका ग्लास हटा देती थी और समझाती थी कि ड्रिंकिंग उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब चैंगलिंग की चुप्पी उसे परेशान कर रही है। चैंगलिंग फॉर्मल तरीके से उसे डायरेक्टर जाओ कहकर जवाब देती है कि उसने बहुत ज्यादा पी ली है। जाओशुन शिकायत करता है कि चैंगलिंग का उसकी परवाह न करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी व्यूसीन सबके सामने चैंगलिंग को भी ड्रिंक करने के लिए कहती है। चैंगलिंग के ग्लास में जूस देखकर वो पूछती है कि क्या चैंगलिंग वहाँ मौजूद लोगों को अपने से कम समझती है, लेकिन चैंगलिंग के जवाब देने से पहले साइलियन बोल पड़ता है। वो अल्कोहल नहीं पीती। साइलियन का चैंगलिंग की आदत जानना जाओशुन को चुप जाता है। वो चैंगलिंग को नाम लेकर पुकारता है, लेकिन साइलियन उसे अपनी जगह वापस जाने का आदेश दे देता है। इसके बाद साइलियन अपने यूनिवर्सिटी अलुमनस मिस्टर जाओ के साथ बैठता है। दोनों प्रोफेसर वांग की बात करते हैं और मजाक करते हैं कि उनके बाल लगातार कम होते जा रहे हैं। टेबल पर बैठे लोग साइलियन की पर्सनल लाइफ जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हैंडसम और रिच होने के कारण यूनिवर्सिटी के समय उसकी रोमांटिक हिस्ट्री बहुत बड़ी रही होगी। शेलियन जवाब देता है कि पिछले कई सालों में वो काम में इतना बिजी था कि रिलेशनशिप्स के लिए समय ही नहीं मिला। जब उससे पास्ट रिलेशनशिप्स की संख्या पूछी जाती है तो सियलियन केवल एक रिलेशनशिप होने की बात कहता है। चैंगलिंग उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि सियलियन उसी पुराने रिश्ते की बात कर रहा है। सियलियन आगे कहता है कि वो लड़की बहुत टिमिड थी। बात वहीं रोककर सभी दोबारा खाना खाने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद सियलियन अचानक लड़खड़ाता है। चैंगलिंग तुरंत उसका नाम लेकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। सियलियन माफी मांगकर कहता है कि उसे थोड़ी डिजीनेस महसूस हो रही है। चैंगलिंग उसे संभालने के लिए पास आती है, लेकिन सियलियन जरूरत से ज्यादा उसके करीब झुक जाता है। चैंगलिंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो मन में सोचती है कि सियलियन आखिर करना क्या चाहता है। उसे पूरा यकीन होने लगता है कि वो जानबूझकर उसकी रिएक्शन चेक कर रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की लड़कियां चैंगलिंग का लाल चेहरा देखकर उसे छेड़ने लगती हैं।
कोई कहती है कि इतने हैंडसम चेयरमैन के करीब आने पर किसी का भी चेहरा लाल हो जाएगा। चैंगलिंग भी मन ही मन मानती है कि साइलियन पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है, फिर वो खुद को तुरंत रोकती है। चैंगलिंग अपने आप से कहती है कि वो अब मैच्योर हो चुकी है और उसे केवल लुक्स के कारण बहकना नहीं चाहिए। किसी रिलेशनशिप में पड़ने से पहले सामने वाले की फाइनेंशियल सिचुएशन और प्रैक्टिकल मैटर्स भी देखने होते हैं। वो अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करती है। रात को चैंगलिंग अपने होटल रूम में आराम करने वाली होती है, तभी दरवाजा खुलता है और सामने जाओशुन खड़ा मिलता है। चैंगलिंग हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। जाओशुन उल्टा सवाल करता है कि उसके अलावा चैंगलिंग किस आदमी का इंतजार कर रही थी। चैंगलिंग उसे याद दिलाती है कि बहुत रात हो चुकी है और वो आराम करना चाहती है, लेकिन जाओशुन बताता है कि शराब के कारण उसका पेट खराब है। वो चैंगलिंग से हैंगओवर सूप बनाने के लिए कहता है। चैंगलिंग साफ जवाब देती है कि ये होटल है, उनका पुराना घर नहीं। अब वो जाओशुन की वाइफ भी नहीं है, इसलिए उसके लिए सूप बनाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जाओशुन पुराने दिनों की केयर याद दिलाता है। वो कहता है कि पहले चैंगलिंग उसके लिए सूप बनाती थी, उसका चेहरा साफ करती थी, उसे बेड तक ले जाती थी और उल्टी होने के डर से पूरी रात उसकी देखभाल करती थी। उसे समझ नहीं आता कि चैंगलिंग अब ऐसा क्यों नहीं कर सकती। चैंगलिंग जवाब देती है कि वो सब डिवोर्स से पहले की बात थी, जब जाओशुन ने उसे धोखा नहीं दिया था। जाओशुन तुरंत कसम खाकर कहता है कि उसका और वू सीन का कॉलीग रिलेशनशिप के अलावा कुछ नहीं था। चैंगलिंग उसे आखिरी बार समझाती है कि वे डिवोर्स्ड हैं। अब जाओशुन का किसी से अफेयर था या नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। चैंगलिंग उसे बाहर निकालकर दूर बंद कर देती है, लेकिन जाओशुन बाहर से उसका नाम लेकर दरवाजा खोलने को कहता रहता है। परेशान होकर चैंगलिंग रिसेप्शन पर फोन करती है और बताती है कि रूम 8616 के बाहर एक आदमी उसे हरास कर रहा है। कुछ देर बाद होटल रिसेप्शनिस्ट आती है, मगर जाओशुन खुद को चैंगलिंग का हस्बैंड बताकर उसे दूर खुलवाने के लिए मना लेता है। अंदर आते ही वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसकी वाइफ का टेम्पर अच्छा नहीं है। चैंगलिंग गुस्से में रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसने जाओशुन की आइडेंटिटी चेक किए बिना दूर क्यों खोला। अगर वो कोई मर्डरर होता तो क्या होता। रिसेप्शनिस्ट अपनी गलती मानने के बजाय चैंगलिंग को ही ओवर रिएक्टिंग बताती है। जाओशुन भी चैंगलिंग से कहता है कि बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। वो दूर बंद करके प्राइवेट में बात करना चाहता है, लेकिन चैंगलिंग उसे खुद से दूर रहने और जाने देने के लिए कहती है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट भी चैंगलिंग का अपमान करने लगती है। वो कहती है कि इतनी अनअट्रैक्टिव और बैड टेम्पर्ड वुमन को जाओशुन जैसा हस्बैंड मिला, इसके लिए उसे भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। अगर चैंगलिंग ऐसे ही ट्रबल करती रही तो एक दिन उसका हस्बैंड उसे छोड़ देगा। रिसेप्शनिस्ट को ये पता ही नहीं कि जाओशुन पहले से उसका एक्स हस्बैंड है। जाओशुन चैंगलिंग को रोकने की कोशिश करता है, तभी शाइलियन वहां पहुंचकर उसे पीछे खींच लेता है। सीलियन के सामने आते ही जाओशुन का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो माफी मांगकर कहता है कि उसने ज्यादा शराब पी ली थी। सीलियन ठंडे स्वर में जवाब देता है कि माफी उससे नहीं, चैंगलिंग से मांगनी चाहिए। जाओशुन मजबूरी में चैंगलिंग से सॉरी कहता है और उससे सीलियन के सामने अपनी तरफ से कुछ बोलने को कहता है, लेकिन चैंगलिंग उसे पास न आने की चेतावनी देती है। सीलियन पूछता है कि जाओशुन आधी रात को अपनी फीमेल कलीग के रूम में घुसकर आखिर क्या करना चाहता था। जाओशुन सफाई देता है कि चैंगलिंग उसकी वाइफ है, लेकिन चैंगलिंग तुरंत कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है। चैंगलिंग जाओशुन को बताती है कि उनकी शादी 2 साल चली थी और उसके पेरेंट्स ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो इस बार पुलिस नहीं बुला रही। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो जरूर पुलिस कंप्लेंट करेगी। सीलियन भी उसे याद दिलाता है कि डायरेक्टर चैंग साफ कह चुकी है कि वे डिवोर्स्ड है। अगर जाओशुन अभी बाहर नहीं गया तो वो खुद चैंगलिंग की तरफ से पुलिस बुला देगा। जाओशुन फिर भी इसे अपना प्राइवेट मैटर बताता है। सीलियन कहता है कि उसे उनके पुराने रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को अपने एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। अगर जाओशुन फिर किसी कॉलीग को हरास करते हुए मिला तो उसे कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। डरकर जाओशुन माफी मांगता है और वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके जाने के बाद साइलियन बताता है कि उसने रास्ते में वही होटल एम्प्लॉय देख ली थी जिसने जाओशुन के लिए डोर खोला था। उसने होटल मैनेजमेंट के पास उसकी कंप्लेंट भी करती है। चैंगलिंग उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। चैंगलिंग को लगता है कि बात खत्म हो चुकी है, इसलिए वो साइलियन को गुड नाइट कहने वाली होती है, लेकिन साइलियन अचानक अपना सिर पकड़कर कहता है कि उसे बहुत तेज हेडेक हो रहा है। वो चैंगलिंग से पूछता है कि क्या उसे मसाज करना आता है। चैंगलिंग तुरंत मना कर देती है। सियालियन ठीक है कहकर कुछ पल शांत रहता है, फिर दोबारा उससे अपने सिर पर हाथ रखने के लिए कहता है। वो बताता है कि डिनर में उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। अगर उसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई तो वो अगले दिन की इम्पोर्टेंट मैच मेकिंग मीटिंग में नहीं जा पाएगा।
चेंगलिंग सोचती है कि कलीग्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा अगले दिन की मीटिंग में सियाह लियन में पर्सन है, इसलिए उसका ठीक रहना कंपनी के लिए जरूरी है। इसी बहाने वो मसाज करने के लिए मान जाती है। चेंगलिंग पहले पूछती है कि क्या सियाह लियन को लेटना है, लेकिन वो चेयर पर बैठे रहने का फैसला करता है। चेंगलिंग उसके पीछे बैठकर मसाज करने लगती है। कुछ देर बाद उसे सियाह लियन का शरीर बहुत गर्म महसूस होता है। वो पूछती है कि उसे फीवर है या अल्कोहल से एलर्जी हो रही है। सियाह लियन उसकी तरफ देखकर कहता है, शरीर सच में झूठ नहीं बोलता। चेंगलिंग उसका मतलब नहीं समझती और पूछती है कि वो कहना क्या चाहता है। सियाह लियन कुछ देर चेंगलिंग को देखता रहता है, फिर स्वीकार करता है कि वो खुद से 10,000 बार कह चुका था कि उसे कंट्रोल रखना होगा, लेकिन जब चेंगलिंग उसके इतने पास बैठी तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बात सुनते ही चेंगलिंग पीछे हट जाती है। वो सियाह लियन को चेयरमैन कहकर माफी मांगती है, लेकिन साथ केवल सिबलिंग्स हैं। लेकिन एम्प्लॉयज इसे उसकी शर्म समझकर और छेड़ते हैं। चेंगलिंग ये सब सुनकर अपने मन को फिर समझाती है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ उसने सियाह लियन के सामने अपनी फीलिंग स्वीकार नहीं की। सियाह लियन सिर्फ पुरानी चेंगलिंग की बची हुई मेमोरी से जुड़ा था। रियल चेंगलिंग देखने के बाद वो उसे कैसे पसंद कर सकता है। उसे राहत भी होती है कि उसने कोई अनरियलिस्टिक सपना नहीं देखा, लेकिन इस रिलीफ के पीछे उसकी उदासी साफ छिपी होती है। उसी दौरान जाओशुन फिर चेंगलिंग के पास आता है। चेंगलिंग उससे सीधे पूछती है कि अब क्या बात है। जाओशुन कहता है, हम दोनों को रीमैरिज कर लेनी चाहिए। चेंगलिंग उसे बोलने देती है। जाओशुन दावा करता है कि उसने हाल के दिनों में उनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है। उसके मुताबिक चेंगलिंग के दिल में भी अभी उसके लिए फीलिंग्स बची हुई हैं, वरना डिवोर्स के बाद वो उसी कंपनी में क्यों रहती। वो कहता है कि एक आदमी होने के नाते उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पहले रीमैरिज की बात करनी चाहिए। मैरिज और रिलेशनशिप दोनों आसानी से नहीं मिलते। अच्छी बात यह है कि दोनों अभी सिंगल हैं, इसलिए उनके पास सब ठीक करने का मौका है। चेंगलिंग उसे बीच में रोककर स्पष्ट करती है कि डिवोर्स उसका इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। उसे जाओशुन को छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं। वो सिर्फ एक्स हस्बैंड की मौजूदगी के कारण अपनी अच्छी और डिसेंट जॉब नहीं छोड़ेगी। वो जाओशुन से कहती है कि इस तरह की इनअप्रोप्रिएट बातें उसे केवल रिडिकुलस बनाती हैं। फिर चेंगलिंग उसकी नज़र पीछे खड़ी वो सीन की तरफ कर देती है। वो सीन उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन चुकी है। वो कहती है कि चेंगलिंग और जाओशुन के बीच आने में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसे चेंगलिंग के एक्स हस्बैंड में भी कोई दिलचस्पी नहीं। वो दोनों से अपने से दूर रहने और उसे परेशान न करने को कहती है। जल्द ही चेंगलिंग के पेरेंट्स को जाओशुन के रीमैरिज प्रपोजल की खबर मिल जाती है। घर पहुंचते ही माँ आदेश देती है कि चेंगलिंग को हर हालत में जाओशुन से दोबारा शादी करनी होगी। माँ कहती है कि बचपन में चेंगलिंग बहुत ओबीडियंट और सेंसिबल थी, लेकिन बड़ी होकर उसने एक के बाद एक आउटरेजस डिसीजंस लिए। पहले जॉब छोड़कर आरवी ट्रैवल किया, फिर डिवोर्स लिया और अब रीमैरिज से मना कर रही है। चेंगलिंग साफ कहती है कि वो मरना पसंद करेगी, लेकिन जाओशुन से दोबारा शादी नहीं करेगी। पिता बीच में आकर आर्गुमेंट रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि जाओशुन उनसे मिलने आया था और उसकी बातों से साफ था कि वो रीमैरिज चाहता है। माँ ने डिवोर्स के समय जाओशुन से कहा था कि चेंगलिंग ने गुस्से में फैसला लिया है और 1 साल बाद वो लौट आएगी। जाओशुन ने उसी बात को सच मान लिया। पिता इसे चेंगलिंग के लिए माँ द्वारा हासिल किया गया अच्छा मौका बताता है। माँ जाओशुन की सक्सेसफुल करियर का जिक्र करके कहती है कि चेंगलिंग को उससे बेहतर आदमी कभी नहीं मिलेगा। उसके मुताबिक रीमैरिज किसी दूसरे आदमी से सेकंड मैरिज करने से बेहतर है। चेंगलिंग को अब समझ आता है कि जाओशुन इतने समय से कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहता रहा कि वो वापस आ जाएगी। उसके पेरेंट्स ने ही उसे ये भरोसा दिया था। वो माँ से पूछती है कि क्या उसकी अपनी फीलिंग्स और हैप्पीनेस का कोई मतलब नहीं। क्या पेरेंट्स जब कहे शादी करे, जब कहे डिवोर्स के बाद वापस जाए और उसका अपना डिसीजन कुछ भी ना हो। माँ जवाब देती है कि उसने चेंगलिंग को जन्म दिया है और उसकी जिंदगी दी है, इसलिए चेंगलिंग को हर बात माननी होगी। चेंगलिंग कहती है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अपने इमोशंस हैं और अपनी पसंद की लाइफ है। मैं तुम्हारा टॉय नहीं हूँ। माँ उसकी बातों का दोष बढ़ाई और बाहरी लोगों पर डाल देती है। वो कहती है कि चेंगलिंग ने अपनी आधी सैलरी घर देना बंद कर दिया, इसलिए उसके पंख निकल आए हैं। फिर वो उसका सैलरी कार्ड मांगती है ताकि चेंगलिंग के पास अपने फैसले लेने के लिए पैसा ही न बचे। चेंगलिंग के पिता माँ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ कहती है कि चेंगलिंग चाइल्डहुड से वीक रही है। पिछली बार भी आरवी लेकर गई थी, मगर आखिर ओबीडियंट होकर वापस आ गई। चेंगलिंग दुखी होकर पूछती है कि वो उनकी बेटी है, फिर भी माँ उसके साथ ऐसा क्यों करती है। माँ उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो कंपनी जाकर इतना बड़ा तमाशा करेगी कि चेंगलिंग को रिसाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहीं नहीं जा पाएगी और पूरी जिंदगी माँ के कंट्रोल में रहेगी। तभी बाहर से एक आदमी पूछता है, आप ट्रबल करने कहाँ जाने वाली हैं?
दरवाजे पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने आया था, लेकिन सारी बातें सुनने के बाद उसने चैंगलिंग को फायर करने का डिसीजन ले लिया है। माँ तुरंत घबरा जाती है। वो कहती है कि उनकी शाओलिंग हर महीने दसियों हजार कमाती है, इसलिए साई लियन उसे नहीं निकाल सकता। साई लियन जवाब देता है कि चैंगलिंग के पेरेंट्स कंपनी में ट्रबल करने की धमकी दे रहे हैं। इससे कंपनी की रेपुटेशन और बिजनेस को नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई वे कभी नहीं कर पाएंगे। माँ उसे पुलिस कंप्लेंट की धमकी देती है। सी लियन शांत रहते हुए कहता है कि वे जरूर कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही वो बताता है कि चैंगलिंग पर कंपनी का 2.2 मिलियन का डेट बाकी है। अगर पेरेंट्स अपनी बेटी को जॉब से निकलवाना चाहते हैं तो पहले उसका डेट चुका दें। वो चेतावनी देता है कि चैंगलिंग को फायर करने के बाद इंडस्ट्री ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उसे कहीं दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। अगर पेरेंट्स कंपनी में ट्रबल जारी रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। ये सुनते ही चैंगलिंग के पिता माँ को रोकते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि उनकी पेंशन बहुत कम है और फ्यूचर में उन्हें चैंगलिंग की सैलरी पर ही डिपेंड रहना है। डेब्ट असली है या नहीं ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर चैंगलिंग की जॉब चली गई तो उन्हें कौन संभालेगा। पेरेंट्स तुरंत अपना एटीट्यूड बदल देते हैं। वे सी लियन से माफी मांगकर कहते हैं कि ये केवल फैमिली कन्फ्लिक्ट था। हर पेरेंट अपनी बेटी का भला चाहता है। वे वादा करते हैं कि कंपनी में ट्रबल नहीं करेंगे। सी लियन चैंगलिंग को एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो चेतावनी देता है और कंपनी का पूरा नुकसान लीगल प्रोसेस से उनसे वसूला जाएगा। दोनों पेरेंट्स जल्दी से धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद साई लियन चैंगलिंग से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। चैंगलिंग खुद को संभालने की कोशिश है। साई लियन प्रैक्टिकल तरीके से उसकी मदद करता है। वो उसे नया सैलरी कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड में मौजूद पैसे मोबाइल बैंकिंग के जरिए तुरंत ट्रांसफर करने के लिए कहता है, ताकि उसकी माँ दोबारा उस पैसे को कंट्रोल न कर सके। चैंगलिंग उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है, फिर कहती है कि वो बहुत टायर्ड है और कुछ देर अकेले आराम करना चाहती है। अगर साई लियन को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डिटेल्स उसके फोन पे भेज सकता है। अकेली रह जाने पर चैंगलिंग को उनकी पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है। उसने सिया लियन से पूछा था कि उसे चैंगलिंग में क्या पसंद है। सिया लियन ने कहा था कि वो उसकी फ्रीडम, फियरलेसनेस और अपने तरीके से जीने की हिम्मत से प्रेम करता है। लेकिन आज सिया लियन ने उसे पेरेंट्स के सामने पूरी तरह हेल्पलेस देख लिया। चैंगलिंग खुद को टिमिड और कावर्ड कहती है। उसे लगता है कि ये वो चैंगलिंग बिल्कुल नहीं जिससे सिया लियन ने प्यार किया था। वो मन ही मन तय कर लेती है कि अब उनके बीच सब पूरी तरह खत्म हो चुका है। कुछ समय बाद यूयूए अपने बर्थडे की तैयारी करती है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी लोगों को अपने घर सेलिब्रेशन के लिए बुलाती है। एम्प्लॉयज इनविटेशन सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी अमीर व्यक्ति का मैंशन अंदर से नहीं देखा। यूयूए फिर चैंगलिंग से भी साथ आने के लिए कहती है। चैंगलिंग तुरंत मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि यूयूए जिस घर की बात कर रही है वो सिया लियन का विला है। एम्प्लॉयज उसे मनाते हैं कि चेयरमैन अभी विदेश में है। ये अच्छा मौका है ये देखने का कि वो प्राइवेट लाइफ में किस तरह के घर में रहता है। चैंगलिंग कुछ देर सोचकर आखिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग विला पहुंचते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। एम्प्लॉयज यूयूए से कहते हैं कि रोज इतने बड़े और लग्जरियस हाउस में रहना प्रिंसेस जैसी जिंदगी है। यूयूए बताती है कि पार्टी की सारी प्रेपरेशंस उसके ब्रदर ने करवाई हैं। सी लियन ने केवल उससे पूछा कि उसे क्या पसंद है। उसके बाद डेकोरेशन से लेकर बड़े केक तक सब खुद अरेंज कर दिया। विला को देखते ही चैंगलिंग को 5 साल पुरानी बात याद आती है। रोड ट्रिप के दौर के फ्यूचर में वो अपनी पूरी कंपनी को घर बुलाकर दिखाएगी कि वो किस तरह की जगह में रहती है। उसकी बातें सुनकर साई लियन ने ग्लास उठाते हुए वादा किया था, फिर मैं फ्यूचर में अपनी सिस्टर के लिए बिल्कुल ऐसा ही हाउस खरीदूंगा। आज सामने खड़ा विला उसी डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है। चैंगलिंग बिना कुछ कहे हर चीज को देखती रहती है। पार्टी शुरू होने के बाद यूयूए बताती है कि उसने जाओ शुन और असिस्टेंट व्यू को भी इनवाइट किया है। वो चैंगलिंग से कहती है कि सभी कॉलीग्स हैं, इसलिए पुरानी बातों को दिल पर न ले। ड्रिंक्स के दौरान जाओ शुन फिर चैंगलिंग के ग्लास को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि चैंगलिंग को अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। चैंगलिंग पलटकर पूछती है कि वो पीती है या नहीं, इससे जाओ शुन को क्या लेना देना है। वो सीन सबके सामने चैंगलिंग से पूछती है कि अगर वो दोबारा शादी करे तो किस तरह का आदमी चुनेगी। चैंगलिंग व्यंग्य में जवाब देती है कि कम से कम जाओ शुन जैसा आदमी नहीं चुनेगी। फिर पूछती है कि क्या इस जवाब से वो सीन को राहत मिली। वो सीन ताना मारती है कि चैंगलिंग अब जोक्स भी करने लगी है। वो कहती है कि लोग हमेशा बेहतर चीज की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए चैंगलिंग शायद किसी डोमिनेटिंग सीईओ से शादी करने का सपना देख रही है। यूयूए उसे रोकती है और कहती है कि चैंगलिंग ने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन व्यू सीन एक शॉर्ट ड्रामा का उदाहरण देती है जिसमें डोमिनेटिंग सीईओ 50 साल की क्लीनर से प्रेम करने लगता है। उस
उसके मुताबिक चैंगलिंग तो केवल 30 साल की फाइनेंस डायरेक्टर है, इसलिए उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। बहस के बीच चैंगलिंग के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है। वो बिना वूसीन के तानों का जवाब दिए केवल इतना कहती है कि आधा ग्लास वाइन बेकार हो गया। वूसीन फिर चैंगलिंग को अल्कोहल पिलाने की कोशिश करती है। चैंगलिंग उसका हाथ रोककर कहती है कि उसने पहले ही ज्यादा पी ली है। जब वूसीन जवाब देने लगती है तो चैंगलिंग उसे नाम से बुलाकर याद दिलाती है कि ये चेयरमैन का घर है। फिर अपने सुपीरियर होने के अधिकार से उसे अपनी जगह वापस जाने का आदेश देती है। तनाव कम करने के लिए एम्प्लॉयज यूयूए से विला टूर करवाने को कहते हैं। यूयूए सभी को लेकर रूम्स दिखाने निकलती है, लेकिन हाउस इतना बड़ा है कि वो बार बार गलत रूम खोल देती है। हर बार उसे लगता है कि सामने वाला साइलियन का बेडरूम है, लेकिन अगले दूर पर फिर वही बात कहती है। एक रूम खोल कर या नहीं, यूयूए स्वीकार करती है कि वो यहाँ नहीं रहती। ग्रेजुएशन के बाद सियालियान ने उसके लिए सिटी में एक अपार्टमेंट खरीद दिया था। ये विला सियालियान ने लगभग 1 साल पहले खुद के लिए बनवाया। सियालियान चैंगलिंग से पूछता है कि उसने अल्कोहल पी है, इसलिए क्या वो अपने डिसीजन को लेकर पूरी तरह श्योर है। वो चैंगलिंग की तरफ से क्लियर कंसेंट मिलने का इंतजार करता है। चैंगलिंग पीछे नहीं हटती। तब सियालियान उसे एल्डर सिस्टर कहकर पुकारता है और हर कदम पर परमिशन मांगते हुए उसके करीब आता है। 5 साल से अधूरा पड़ा उनका रिलेशनशिप उस रात फिर शुरू हो जाता है। अगली बार चैंगलिंग ऑफिस पहुंचती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का पूरा रूप बदला हुआ मिलता है। एम्प्लॉयज उसे पिंच करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। चेयरमैन ने पूरे डिपार्टमेंट का फर्नीचर और इक्विपमेंट बदलवा दिया है। अब उनके पास अलग सोफा और डेडिकेटेड कॉफी मशीन भी है। केवल एक ड्रॉबैक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अब चेयरमैन के ऑफिस के बहुत ज्यादा करीब आ गया है। इसके साथ उन्हें एक बड़ा बोनस भी मिलता है। ऑफिशियल रीजन दिया जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किसी प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था। एम्प्लॉयज चैंगलिंग से पूछते हैं कि आखिर कौन सा प्रोजेक्ट इतना सफल रहा। चैंगलिंग केवल प्राइवेट प्रोजेक्ट कहकर बात टाल देती है। यूयूए हंसकर कहती है कि उसका ब्रदर सच में कमाल है। उसने बस कैजुअली कहा था कि फाइनेंस ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब है और साइलियन ने पूरा डिपार्टमेंट बदलवा दिया। एम्प्लॉयज फिर सारा क्रेडिट यूयूए को देते हुए उसे प्यार से घेर लेते हैं। तभी साइलियन वहां आता है। वो यूयूए को लिटिल सिस्टर कहने के बजाय सीधे चैंगलिंग को आफ्टरनून में अपने ऑफिस आने के लिए कहता है। शिलियन के ऑफिस में पहुंचते ही चैंगलिंग उसे याद दिलाती है कि उनके बीच 3 कंडीशंस तय हुई थी और उसने उन्हें मानने का प्रॉमिस किया था। शिलियन कंडीशंस दोहराता है, रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया जाएगा, दोनों साथ नहीं रहेंगे और फ्यूचर की कोई बात नहीं होगी। लेकिन वो ये भी बताता है कि चैंगलिंग ने ऑफिस में किस न करने की कोई कंडीशन नहीं रखी थी। चैंगलिंग उसका नाम लेकर रोकती है, लेकिन सियालियन कहता है कि वो काफी समय से चैंगलिंग के साथ इसी ऑफिस में नजदीक आने की इच्छा रखता था। चैंगलिंग उसे चेयरमैन की पोजीशन और वर्किंग आवर्स की याद दिलाती है। सियालियन उसके फॉर्मल टोन की नकल करते हुए उसे डायरेक्टर चैंग कहता है और मानता है कि ऑफिस आवर्स में ऐसा करना काफी थ्रिलिंग है। जब चैंगलिंग बचने की कोशिश करती है तो सीलियन उसे और सीलियन मौजूद हैं। सीलियन फिर उसे एल्डर सिस्टर कहकर अपनी तरफ बुलाता है। चैंगलिंग उसे रोकते हुए साफ मना कर देती है। अगले दिन चैंगलिंग ऑफिस आती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज घबराकर उसे घेर लेते हैं। वे बताते हैं कि पूरे कंपनी में चैंगलिंग और चेयरमैन की खबर फैल चुकी है। चैंगलिंग सफाई देती है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज उसकी बात पूरी होने से पहले सामान पैक करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि चैंगलिंग कुछ दिनों के लिए कंपनी से बाहर छिप जाए। चैंगलिंग को लगता है कि शायद उसके और साइलियन के रिलेशनशिप का पता चल गया है। उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उसे सीएफओ की जॉब से रिजाइन न करना पड़े। तभी एम्प्लॉयज कहते हैं कि बॉस ने चाहे कितनी भी गलत डिमांड की हो, चैंगलिंग को उसे खून निकाल दिया। आन जाओ ने पूरी घटना बहुत डिटेल के साथ सुनाई है। एम्प्लॉयज कहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी बॉस को फाड़ कर खाने के बारे में न सोचा हो, लेकिन सच में ऐसा करने वाली चैंगलिंग पहली व्यक्ति है। चैंगलिंग सफाई देने के बजाय पूछती है कि सियालियन ने इतनी एक्सेसिव डिमांड्स क्यों की। एम्प्लॉयज कहते हैं कि सभी बॉसेस डिमांडिंग होते हैं। जब तक कोई इलीगल काम न कहे, ऊपर से हाँ करके बाद में थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है। सीधे बॉस पर हमला करना ठीक नहीं। आखिर चैंगलिंग उन्हें सामान वापस रखने के लिए कहती है। उसे भरोसा है कि चेयरमैन नाराज नहीं होगा। एम्प्लॉयज पूछते हैं कि जब उसने उसके होंठ से खून निकाल दिया तो वो नाराज क्यों नहीं होगा। चैंगलिंग कहती है कि जरूरत पड़ी तो वो साइलियन के लिए 2 और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कर देगी। ये सुनकर एम्प्लॉयज शांत होकर वापस काम करने लगते हैं। जल्द ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने सभी एम्प्लॉयज के सिग्नेचर्स वाली कंप्लेंट लेकर सीलियन के पास पहुंचता है। जाओशुन और वूसीन वहां चैंगलिंग के खिलाफ मामला रखते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि फाइनेंस डायरेक्टर चैंगलिंग अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करती है। रिएम्बर्समेंट्स को अप्रूव करने की जिम्मेदारी उसके पास है, लेकिन वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्लेम्स को हर तरह
तरह से रोकती है। इससे उनके काम में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो सीन कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय नई रीइंबर्समेंट पॉलिसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। वो सी लियन से चेंगलिंग के खिलाफ तुरंत एक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन मांगती है। अगर चेंगलिंग को नहीं हटाया गया तो उनका डिपार्टमेंट काम जारी नहीं रख पाएगा। सी लियन उनकी बात सुनकर पूछता है, तो तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता? मार्केटिंग एम्प्लॉयज हाँ में जवाब देते हैं। सी लियन कहता है कि कंपनी के स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस के साथ एडजस्ट न कर पाना उनकी इनेबिलिटी है। अगर ऑफिस में बैठकर रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो अब पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट फील्ड पर जाकर काम करेगा। वो सीन विरोध करती है कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। साइलियन जवाब देता है कि अगर वे फील्ड वर्क भी नहीं कर सकते तो रिजाइन कर सकते हैं। जाओशन सिचुएशन संभालने ठहराता है। वो आदेश देता है कि जाओशन भी अपने पूरे डिपार्टमेंट के साथ फील्ड पर जाएगा। इतना कहकर सीलियन कंप्लेन खत्म करता है और मीटिंग जारी रखने का आदेश देता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जाने के बाद फाइनेंस एम्प्लॉयज चेंगलिंग को घेर कर बार बार सिस्टर चेंग कहते हुए बधाई देने लगते हैं। उनका मानना है कि चेयरमैन ने फाइनेंस डिपार्टमेंट का सपोर्ट केवल यूयूए के कारण किया। वे कहते हैं कि सी लियन ने अपनी लिटिल सिस्टर के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सबक सिखाया है। एम्प्लॉयज चेंगलिंग को लकी बताते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक यूयूए फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहेगी, कंपनी का कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट उन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करेगा। चेंगलिंग जानती है कि उनका अनुमान गलत है, लेकिन रिलेशनशिप सीक्रेट रखने की कंडीशन के कारण कुछ नहीं बताती। वो सभी को गॉसिप बंद करके काम पर लौटने का आदेश दे देती है। बाकी एम्प्लॉयज के जाने के बाद सीआई लियन चेंगलिंग को रुकने के लिए कहता है। चेंगलिंग पूछती है कि अब वो क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। सीआई लियन शिकायत करता है कि उसने चेंगलिंग की इतनी मदद की, लेकिन वो काम निकलते ही उसे छोड़कर जा रही है। फिर वो पूछता है कि चेंगलिंग हर बार इतनी एक्यूरेसी से उसकी कमजोरी कैसे पकड़ लेती है। चेंगलिंग उसे सिक बताकर पूछती है कि उसने आखिर किया ही क्या है। शीलियन मीटिंग की बातें गिनाना शुरू करता है। वो पूछता है कि चेंगलिंग ने मीटिंग के दौरान लेग्स क्रॉस क्यों की। चेंगलिंग कहती है कि ज्यादा देर बैठने पर हर इंसान पोस्चर बदलता है, ये केवल उसकी कोई पर्सनल स्टाइल नहीं थी। शीलियन जवाब देता है कि दूसरे लोग पोस्चर बदल रहे थे, लेकिन चेंगलिंग उसे सेड्यूस कर रही थी। फिर वो चेंगलिंग पर अपने बालों से खेलने, फिंगर्स को टेबल पर चलाने, पानी पीते समय लिप्स पर्स करने और ग्लासेस उतारकर आंखों से उसे देखने का आरोप लगाता है। चेंगलिंग समझ जाती है कि साई लियन को समझाना बेकार है। वो व्यंग्य में उसकी हर बात मान लेती है। वो कहती है कि सच में उसका हर मूवमेंट साई लियन को सेड्यूस करने के लिए था और उसकी नजरों से कुछ छिप नहीं सकता। सेलियन खुशी से कहता है कि उसे पहले से पता था। फिर खुद को पूरे डिजायरलेस और डिसेंट आदमी बताकर शिकायत करता है कि चेंगलिंग की ऐसी हरकतें उसके लिए कंट्रोल रखना मुश्किल बना देती हैं। आखिर वो चेंगलिंग के पास आकर धीरे से कहता है, एल्डर सिस्टर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फाइनेंस वुमेन चेयरमैन से उम्र में बड़ी हैं। एम्प्लॉयज को लगता है कि सीआई लियन किसी ओल्डर वुमन को चूज नहीं करेगा। कोई मजाक में क्लीनर आन जाओ का नाम लेता है। बाकी उसे पागल बताते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सच में डोमिनियरिंग सीईओ के क्लीनर से प्रेम करने वाली शॉर्ट ड्रामास पर विश्वास करता है। चेंगलिंग उनकी पूरी गॉसिप सुनकर उन्हें काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। वो बोनस रोकने की वार्निंग देती है, जिसके बाद सभी तुरंत शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद चेंगलिंग सीलियन के ऑफिस की तरफ जाती है। डोर खुला होता है और अंदर यूयूए अचानक सीलियन को हग कर रही होती है। यूयूए चेंगलिंग को देखकर तुरंत पीछे हट जाती है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि डोर बंद करना भूल गई थी। फिर दोनों की वर्क कॉन्वर्सेशन डिस्टर्ब न करने की बात कहकर बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सीलियन चेंगलिंग को समझाने लगता है। वो कहता है कि उसके और यूयूए के बीच सिबलिंग रिलेशनशिप के अलावा कुछ नहीं है। अभी भी यूयूए ने ही अचानक आकर उसे हक किया था। फिर वो पूछता है कि चेंगलिंग उसकी बात पर विश्वास करती है या नहीं। चेंगलिंग बिना हेसिटेशन कहती है कि उसे पूरा विश्वास है। उसके ऑफिस और यूयूए की डेस्क पास पास है। उसने काफी समय पहले समझ लिया था कि यूयूए केवल एक यंग गर्ल है जो वन साइडेड ड्रीम देख रही है। सीआई लियन ने उसकी फीलिंग्स को एनकरेज करने जैसा कुछ नहीं किया। सीआई लियन दूर की तरफ देखकर फिर सफाई देता है कि उसने सच में कुछ नहीं किया। चेंगलिंग मजाक करती है कि अगर फ्यूचर में दोनों की शादी हुई तो सीआई लियन उससे कुछ भी छिपा नहीं पाएगा। शादी शब्द सुनते ही चेंगलिंग खुद नर्वस हो जाती है। सीआई लियन मुस्कुराकर पूछता है कि वो इतना घबरा क्यों रही है, क्योंकि उसने केवल जोक किया था। वो भरोसा दिलाता है कि तीनों कंडीशंस उसे अच्छी तरह याद है और चाहे तो अभी दोहरा सकता है। चेंगलिंग तुरंत टैक्स ब्यूरो की एक पेंडिंग फाइल का बहाना बनाती है और अपने ऑफिस वापस भाग जाती है। अपने ऑफिस में लौटकर चेंगलिंग को वो रात याद आती है जब उसने साइलियन के सामने रिलेशनशिप की कंडीशंस रखी थी। उसने कहा था कि दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन उसे 3 रूल्स मानने होंगे। पहला, वे रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करेंगे।
दूसरा, कोहैबिटेशन नहीं होगी। तीसरा, फ्यूचर और मैरिज की कोई बात नहीं होगी। सीलियान ने उसकी एक भी कंडीशन पर सवाल नहीं किया था। उसने तुरंत कहा था कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चेंगलिंग जानती है कि ये रूल सीलियान को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए बनाए गए हैं। वो रिलेशनशिप में रहते हुए भी पहले से उसके एंडिंग की तैयारी कर रही है। अकेली बैठी चेंगलिंग अपने ही फैसले पर सवाल करने लगती है। उसका एक हिस्सा कहता है कि सियालियन आज भी उसके लिए पैशनेट है, लेकिन वो उसे फोर्स नहीं करता। जब चाहे वो उसकी हर कंडीशन मानकर रिलेशनशिप में एडजस्ट कर रहा है। फिर चेंगलिंग बार बार उससे भाग क्यों रही है, लेकिन उसका डर जवाब देता है कि कुछ दिनों की मुलाकात में कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान से इतना गहरा प्रेम नहीं कर सकता। चेंगलिंग को लगता है कि सियालियन के प्यार पर 5 साल पुरानी मेमोरीज का फिल्टर लगा हुआ है। दूर से पुरानी यादें हमेशा सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत करीब आने पर उनका इल्यूजन टूट जाता है। चेंगलिंग मानती है कि होटल वाली रात सियालियन ने उसका दिल फिर छू लिया था। वो खुद भी उससे प्रेम करती है और उसके करीब रहने की इच्छा रखती है। फिर भी वो वर्स्ट एंडिंग के लिए तैयार रहना चाहती है। इस रिलेशनशिप में चेंगलिंग कभी सीलियन को पूरी तरह समझ नहीं पाई। उसे नहीं पता कि सीलियन आखिर उसकी किस बात से इतना प्रेम करता है। उसे अपने अंदर केवल डर, हेजिटेशन और कावर्डिस दिखाई देती है। वो सोचती है कि ऐसे व्यक्ति से कोई हमेशा के लिए क्यों प्रेम करेगा। उसके मुताबिक मेमोरीज का फिल्टर एक दिन जरूर हटेगा, तब साइलियन आज की रियल चेंगलिंग को साफ देख पाएगा। उसे डर है कि उस दिन वो भी जाओ शुन की तरह उसे छोड़ देगा। चेंगलिंग कल्पना करती है कि साइलियन उसकी कमजोरियां देखकर कहेगा कि अब उसे चेंगलिंग नहीं चाहिए। यही सोच उसे अंदर तक डरा देती है। आखिर वो खुद को एक कठोर समाधान देती है। जब तक सियालियन उससे प्रेम करता है, तब तक वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरह जिएगी, और जिस दिन उसका प्यार खत्म हो जाएगा, उस दिन दोनों अलग हो जाएंगे। बातों के दौरान चेंगलिंग कहती सबसे अच्छी मेकअप और स्टाइलिंग टीम बुलाएगा ताकि दोनों ग्रैंड तरीके से इवेंट में जाएं। चेंगलिंग तुरंत रोक देती है। उसके पास कुछ अच्छे कपड़े हैं जिन्हें पहनने का मौका नहीं मिला। वो उन्हीं में से कुछ ढूंढने चली जाती है और सियालियन को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है। इवेंट से पहले शीलियन चेंगलिंग को जियांग यान के बारे में बताता है। वो कहता है कि जियांग यान अक्सर जानबूझकर उसे टारगेट करता है और बैंकेट में भी कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तैयार होकर चेंगलिंग सामने आती है तो शीलियन उसे देखते रह जाता है। आसपास मौजूद लोग भी चेंगलिंग से नजर नहीं हटा पाते। चेंगलिंग मुस्कुराकर शीलियन से कहती है कि आज वो इतना हैंडसम लग रहा है कि सभी लोग उसी से प्रभावित हो गए हैं। फिर चेंगलिंग जाने की बात करती है, लेकिन शीलियन उसे रोक देता है। वो कहता है कि आज चेंगलिंग ही उसकी पब्लिक इमेज, डिग्निटी और सबसे बड़ी सपोर्ट है, इसलिए वो इवेंट खत्म होने से पहले उसे छोड़कर नहीं जा सकती। दोनों साथ बैंक्वेट के अंदर जाते हैं, जहां जियांग यान पहले से शीलियन को नीचा दिखाने के मौके का इंतजार कर रहा होता है। जियांग यान उन्हें देखते ही शीलियन का मजाक उड़ाता है। वो उसे ऐसा बच्चा कहता है जिसका अभी तक दूध नहीं छूटा। फिर वो चेंगलिंग के पास आकर अपना परिचय देता है। वो बताता है कि उसका नाम जियांग यान है और वो हुआयांग ज्वेलरी का प्रेसिडेंट है। चेंगलिंग उसकी कंपनी और फाइनेंशियल कंडीशन पहले से जानती है। वो कहती है कि जियांग यान इतना फेमस है कि उसे अलग से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। जियांग यान समझता है कि चेंगलिंग उसकी पोजीशन से प्रभावित है। वो सीधे उससे अपनी कीमत बताने को कहता है। उसका दावा है कि साइलियन जैसे बच्चे के साथ रहने से बेहतर है चेंगलिंग उसका साथ चुने, क्योंकि वो उसे ज्यादा पैसा और लग्जरी दे सकता है। चेंगलिंग जवाब देती है, आपके पास मुझे रखने लायक पैसा नहीं है। जियांग यान भड़क कर कहता है कि न्यूज के अनुसार उसकी वर्थ 200 मिलियन है। चेंगलिंग तुरंत याद दिलाती है कि उसकी कंपनी पर 370 मिलियन का बैंक लोन भी है। जियांग यान लोन को बिजनेस का नॉर्मल हिस्सा बताकर बात संभालने की कोशिश करता है। फिर वो चेंगलिंग को ब्रिटिश मैनर, कार्स, हाउस और सर्वेंट्स देने का ऑफर करता है। चेंगलिंग उसके ऑफर को फाइनेंस की लैंग्वेज में काटती है। वो कहती है कि उसकी कंपनी के बिजनेस लाइसेंस में किसी वुमन को रखने का काम रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वो चेंगलिंग को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रख सकता। जियांग यान अब उसे बाहर ले जाकर सबसे एक्सपेंसिव बैग खरीदने की बात करता है। चेंगलिंग पूछती है कि बैग का पैसा कहाँ से आएगा। अगर कंपनी अकाउंट से पर्सनल शॉपिंग की गई तो क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसे प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया है। जियांग यान झुंझलाकर चेंगलिंग का बैंक अकाउंट मांगता है और उसी समय 10 मिलियन ट्रांसफर करने का ऑफर देता है। चेंगलिंग बताती है कि कंपनी से पर्सनल अकाउंट में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करना इलीगल है। वो पूछती है कि जियांग यान पुलिस स्टेशन जाना चाहता है या नहीं। हर फाइनेंशियल सवाल पर फास्ता देखकर जियांग यान पीछे हटने लगता है। चेंगलिंग फिर साइलियन और उसके बिजनेस की तुलना सामने रखती है। शीलियन के चेयरमैन बनने के बाद ग्रुप रेवेन्यू केवल 1 साल में 3 गुना हुआ है। दूसरी तरफ हुआयांग ज्वेलरी की फाइनेंशियल रेपुटेशन इतनी खराब है कि पिछले 5 साल में उसके 3 फाइनेंस एम्प्लॉयज लीगल ट्रबल में जा चुके हैं।
वो जियांग यान के लुक्स और एज पर किए गए तानों का भी उसी अंदाज में जवाब देती है। चेंगलिंग पूछती है कि जियांग यान किस आधार पर सियालियान पर उंगली उठा रहा है, अपने ऑयल जैसे चेहरे, बढ़ती उम्र या पुराने आदमी जैसी स्मेल के आधार पर। जियांग यान उसका स्टेटस पूछकर उसे चुप कराना चाहता है, लेकिन सियालियान आगे आकर चेंगलिंग के साथ खड़ा हो जाता है। सिलियन बताता है कि हुआंग ज्वेलरी का 370 मिलियन वाला लोन जल्द ड्यू होने वाला है। उसने पहले जियांग यान की मदद करने के बारे में सोचा था, क्योंकि जियांग यान की कंपनी की सीएफओ उसकी यूनिवर्सिटी जूनियर है, लेकिन अब वो अपना डिसीजन बदल चुका है। वो जियांग यान को वापस जाकर कंपनी एसेट्स ठीक से चेक करने की सलाह देता है। अगर बैंक रिपेमेंट के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच गया तो फ्यूचर में कोई उसे प्रेसिडेंट जियांग कहकर भी नहीं बुलाएगा। अपमानित जियांग यान वहां से चला जाता है। जियांग यान के जाने के बाद सियालियान कुछ देर चुप रहता है, फिर चेंगलिंग से कहता है कि वो सच में बहुत गुस्से में है। चेंगलिंग पूछती है कि नॉर्मली इतना केपेबल रहने वाला सियालियन किसी के सामने खुद को बुली क्यों होने देता है और अपना टेम्पर कंट्रोल करके क्यों बैठा रहता है। सियालियन कहता है कि शायद वो बड़ा हो गया है और उसने हर सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख लिया है। चेंगलिंग को यूए द्वारा सुनाई गई उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स याद आती हैं। सिलियन ने हाफ ब्रदर्स के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और कंपनी टेकओवर के दौरान बहुत कुछ सहा था। चेंगलिंग उसे समझाती है कि हर बात सहना मैच्योरिटी नहीं होती, जरूरत पड़ने पर कठोर बनना भी अपनी प्रोटेक्शन का सही तरीका है। वो प्यार से कहती है कि उसे अपने इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। साइलियन जवाब देता है कि वो ठीक है क्योंकि उसके पास चेंगलिंग है। फिर वो चेंगलिंग की एबिलिटी की तारीफ करता है। चेंगलिंग केवल फाइनेंस में काम करती है, लेकिन अपनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस से उसने एक कंपनी प्रेसिडेंट को डांट कर भगा दिया। इसका मतलब है कि वो बहुत केपेबल है। सियालियन उसे समझाता है कि दुनिया उतनी बड़ी और डरावनी नहीं है जितना इमोशनल हो जाती है। सियालियन पूछता है कि क्या उसे हक चाहिए। चेंगलिंग फाइनेंस वाला मजाक करते हुए मना कर देती है, क्योंकि हक के लिए कोई इनवॉइस नहीं है और बिना इनवॉइस के रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। शाइलियन उसे अकाउंट्स और कंपनी लोन्स की बातें करके छेड़ने लगता है। चेंगलिंग उसे चेतावनी देती है कि वो उसके लिए फॉल्स अकाउंट्स तैयार नहीं करेगी। शाइलियन पूछता है कि फाइनेंस में काम करने वाले लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं या नहीं। चेंगलिंग कहती है कि वो ठीक ठाक है। सिलियन किसी दूसरे तरह का अकाउंट कैलकुलेट करवाने की कोशिश करता है। चेंगलिंग उसकी बात समझकर उसे डॉग कहती है और ऐसे अकाउंट्स चेक करने से मना कर देती है। सिलियन फिर पूछता है कि अगर दोनों सुबह तक गिनते रहें तो कितनी बार तक पहुंच सकते हैं। चेंगलिंग उसका नाम लेकर याद दिलाती है कि अगले दिन कंपनी टीम बिल्डिंग में माउंटेन क्लाइंबिंग है, इसलिए उसे डिसेंट इंसान बनकर आराम करना चाहिए। साइलियन फिर भी पीछे नहीं हटता, तो चेंगलिंग उसे फॉल्स अकाउंट्स बनाने के लिए मजबूर न करने की वार्निंग देती है। अगले दिन कंपनी के सभी एम्प्लॉयज माउंटेन क्लाइंबिंग एक्टिविटी के लिए इकट्ठा होते हैं। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि इस पूरी एक्टिविटी का खर्च चेयरमैन ने अपनी जेब से दिया है। इसके साथ एक बड़ा रिवॉर्ड भी रखा गया है। समिट पर सबसे पहले पहुंचने वाले टॉप 10 एम्प्लॉयज को 50-50 हजार दिए जाएंगे। प्राइस सुनते ही सभी पूरे जोश से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। सिलियन भी तेजी से आगे निकल जाता है। चेंगलिंग उसके साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी जल्दी ऊपर चला जाता है कि चेंगलिंग पीछे रह जाती है। थक कर चेंगलिंग मन ही मन सिलियन को बस्टर्ड कहती है और शिकायत करती है कि वो बहुत तेज चल रहा है। इसी बीच जाओशुन पीछे से उसका नाम पुकारता है। चेंगलिंग रुकती है तो जाओशुन फिर उसके सामने रीमैरिज की बात रख देता है। वो स्वीकार करता है कि शादी के दौरान वो बहुत प्राउड और एरोगेंट था, लेकिन अब उसे बुरा हो। चेंगलिंग शांत होकर जवाब देती है, मुझे पता है। जाओशुन हैरान होकर पूछता है कि अगर चेंगलिंग को पता था कि उसने अफेयर नहीं किया तो उसने डिवोर्स क्यों मांगा। चेंगलिंग उसे कॉज और रिजल्ट न बदलने के लिए कहती है। जाओशुन ने अफेयर नहीं किया क्योंकि चेंगलिंग ने उससे पहले ही डिवोर्स ले लिया था। वो रिलेशनशिप से समय रहते बाहर निकल गई और उस पॉसिबिलिटी को वहीं खत्म कर दिया। वो जाओशुन से पूछती है कि अब वो दुखी और नाराज होने का नाटक क्यों कर रहा है। डिवोर्स तो एग्जैक्टली वही मौका था जिसकी उसे जरूरत थी। मैरिज के दौरान उसने शायद फिजिकल चीटिंग नहीं की, लेकिन व्यू सीन की अटेंशन से उसका माइंड पहले ही डिस्टर्ब हो चुका था। चेंगलिंग के डिवोर्स मांगते ही उसने आसानी से रिश्ता खत्म कर दिया। उसके बाद उसने मैरिज में जिन इच्छाओं को रोक रखा था उन्हें डिवोर्स के बाद पूरा किया। अब जब वो व्यू सीन से टायर्ड हो चुका है तो रीमैरिज चाहता है। इससे उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और उसे मैरिटल चीटिंग की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठानी पड़ेगी। चेंगलिंग पूछती है कि क्या वो केवल इसलिए वापस आया है क्योंकि अब उसका व्यू सीन से मन भर गया है। जाओशुन उसकी बातों को गलत बताकर व्यू सीन का बचाव करता है। वो कहता है कि व्यू सीन डिस्गस्टिंग नहीं है बल्कि अच्छी लड़की है और जो कुछ हुआ वो उसका अपना डिसीजन था। लेकिन चेंगलिंग सीधे जाओशुन को देखकर कहती है, डिस्गस्टिंग वो नहीं तुम हो।
तभी वो सीन सामने आ जाती है। वो कहती है कि चैंगलिंग जाओ शुन को बिल्कुल नहीं समझती। फिर पूछती है कि क्या चैंगलिंग उसे ऐसी मिस्ट्रेस मानती है जिसने प्रमोशन पाने के लिए बॉस को सेड्यूस किया। वो सीन स्वीकार करती है कि वो जाओ शुन से प्रेम करती है, लेकिन उसके पीछे एक पुरानी वजह है। वो बताती है कि उसके पिता को लेट स्टेज लंग कैंसर था और ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। उसने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से उधार मांगा, फिर भी पूरी रकम इकट्ठी नहीं हुई। उस समय जाओ शुन ने बिना कोई सवाल किए उसे 1 लाख दिए। उसने व्यू सीन से IOU तक नहीं लिखवाया। वो सीन कहती है कि जब इंसान होपलेस होकर जीने की इच्छा खो रहा हो और कोई डार्कनेस में हाथ पकड़कर बाहर निकाले तो उस फीलिंग को चैंगलिंग नहीं समझ सकती। उसी समय वो सीन ने कसम खाई थी कि चाहे लोग उसे नीची नजर से देखें, कंडेम करें या हजारों लोग गालियां दें, वो जाओ शुन का साथ देकर उसका एहसान चुकाएगी। चैंगलिंग उसकी बात सुनकर पूछती है कि क्या बेनिफैक्टर का एहसान चुकाने का तरीका उसकी लिटिल सिस्टर बनकर उसके फैमिली रिलेशनशिप को तोड़ना है। वो जाओ शुन की हालत की तरफ इशारा करके पूछती है कि व्यू सीन ने सच में उसका एहसान चुकाया है या उसे बर्बाद कर दिया। व्यू सीन गुस्से में चैंगलिंग को झूठा बताती है और कहती है कि उसने जाओ शुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आर्ग्यूमेंट बढ़ते बढ़ते फिजिकल स्ट्रगल में बदल जाता है। चैंगलिंग बार बार सामने वाले को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। वो पूछती है कि वे आखिर कर क्या रहे हैं। खतरनाक जगह पर खींचतान होने के कारण चैंगलिंग का बैलेंस बिगड़ जाता है। जाओ शुन भी उसी एक्सीडेंट में फंस जाता है। चैंगलिंग मदद के लिए पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर सिया लियन बिना देर किए उसकी तरफ दौड़ता है। वो चैंगलिंग का नाम पुकारते हुए उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तेज पानी और नीचे के पत्थरों की परवाह किए बिना सिया लियन सीधे चैंगलिंग के पीछे छलांग लगा देता है। कुछ समय बाद चैंगलिंग हॉस्पिटल में होश में आती है। आंख खुलते ही वो अपने आसपास बैठे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को रोते हुए देखती है। एक कॉलीग उसे चिंता न करने के लिए कहती है। डॉक्टर के अनुसार चैंगलिंग को होश आ गया है, इसलिए अब उसकी कंडीशन ठीक है। वो बताती है कि समिट तक पहुंचकर वापस लौटे एम्प्लॉयज ने चैंगलिंग और डायरेक्टर जाओ को देखा और रेस्क्यूअर्स की मदद से दोनों को बाहर निकाला। लेकिन जाओ शुन की कंडीशन चैंगलिंग जितनी अच्छी नहीं है। उसकी लंबार स्पाइन बुरी तरह इंजर्ड हुई है। चैंगलिंग को अपनी इंजरी या जाओ शुन से ज्यादा सिया लियन की चिंता होती है। वो तुरंत पूछती है, सिया लियन कहाँ है? मिस्टर सियाई कहाँ है? तभी यूए उसके सामने आ जाती है। यूए कुछ पल चुप रहने के बाद चैंगलिंग से एक पुरानी बात कन्फेस करती है। वो बताती है कि उस दिन साई लियन को हक करना जानबूझकर किया गया था। यूए चाहती थी कि चैंगलिंग उसे साई लियन के करीब देखे। उसका शक तब शुरू हुआ जब उसे साई लियन की शर्ट के कॉलर और स्लीव पर चैंगलिंग के कपड़ों से मिले लूज थ्रेड्स दिखाई दिए। उसके बाद यूए ने दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि चैंगलिंग वही वुमन है जो 5 साल पहले साई लियन के साथ 318 रूट पे गई थी। यूए माफी मांगती है, फिर कहती है कि बचपन से वो खुद को यही समझाती रही कि साई लियन इमोशनली कोल्ड इंसान है। वो किसी से ज्यादा क्लोज नहीं होता, इसलिए यूए के साथ उसका अच्छा व्यवहार ही शायद उसका सबसे खास अफेक्शन है। लेकिन चैंगलिंग और सीलियन को साथ देखकर यूए को समझ आया कि फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। सीलियन का यूए के लिए कंसर्न और चैंगलिंग के लिए लव एक जैसा नहीं है। इसके बाद वो एक्सीडेंट की सच्चाई बताती है। डाउनस्ट्रीम पानी बहुत तेज था और चैंगलिंग को अपने साथ बहा ले जा रहा था। आसपास मौजूद कोई भी इंसान रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। केवल सीलियन माउंटेन के नीचे से भागता हुआ रिवर बैंक तक पहुंचा और बिना एक पल सोचे सीधे पानी में कूद गया। चैंगलिंग कांपती आवाज में पूछती है कि सीलियन अभी कहाँ है। यूए जवाब देती है, मेरा ब्रदर मर गया। ये सुनते ही चैंगलिंग को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वो बार बार पूछती है कि यूए ने क्या कहा। यूए बताती है कि रेस्क्यूअर्स जब पहुंचे तब चैंगलिंग एक रॉक पर बेहोश पड़ी मिली, लेकिन सीलियन को जब खोजा गया तब बहुत देर हो चुकी थी। चैंगलिंग इसे इम्पॉसिबल कहते हुए उसे एक बॉक्स देती है। वो बताती है कि ये बॉक्स सीलियन के कलेक्शन रूम में मिला था और इसके अंदर डायमंड रिंग है। यूए को लगता है कि सियालियन इसी रिंग से चैंगलिंग को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो रिंग दे नहीं पाया। रिंग हाथ में आते ही चैंगलिंग के सामने सियालियन के साथ बिताए सारे मोमेंट्स घूमने लगते हैं। उसे वो गिफ्ट याद आता है जो सियालियन ने डायरेक्टर उसने 3 कंडीशंस रखी थी। वही एंडिंग अब बिना वार्निंग से फ्यूचर के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, लेकिन वो एक बात निश्चित रूप से जानता है, 10 साल बाद भी वो चैंगलिंग से प्रेम करेगा। चैंगलिंग पूछती है कि क्या तब भी उसका प्यार इतना ही पैशनेट रहेगा। सीलियन बिना हेजिटेशन हाँ कहता है। वो सबके सामने चैंगलिंग से अपने प्यार का इजहार करता है। चैंगलिंग भी उसका नाम लेकर अपनी फीलिंग स्वीकार करती है। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वे फ्यूचर में हर प्रॉब्लम साथ मिलकर हैंडल करेंगे।
चेंगलिंग सोचती है कि उसका और साइलियन का रिलेशनशिप बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ था। पहली बार वे रोड ट्रिप पर मिले और कुछ ही दिनों में एक दूसरे के करीब आ गए। दूसरी बार मिले तो 5 साल का अधूरा प्यार फिर जाग गया। उनकी शुरुआत चाहे जितनी हरिड रही हो, उसका एंडिंग उतना ही ग्रैंड बनता है। न्यू ईयर के बाद दोनों उसी विला में वेडिंग करते हैं जिसे साई लियान ने अपने हाथों से चेंगलिंग के पुराने ड्रीम के अनुसार बनवाया था। वेडिंग के मोमेंट में चेंगलिंग आखिर समझती है कि सी लियन ने उससे केवल उसके लाउड, केयरफ्री और फियरलेस आउटर रूप के कारण प्रेम नहीं किया था। उसने हमेशा चेंगलिंग की बड़ी बड़ी बातों और कॉन्फिडेंस के पीछे छिपा गहरा प्रेम करती है। वो उसकी फीलिंग से बहुत टच्ड है। वो वू सीन को प्रिजन के अंदर अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो बाहर उसका इंतजार करेगा, लेकिन वो सीन उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि 1 साल की जेल की सजा के बाद भी वो एहसान और प्यार के बीच का फर्क समझ सकती है। वेडिंग सेलिब्रेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट की लड़कियां चेंगलिंग को घेर कर उसकी ब्यूटी की तारीफ करती हैं। कोई मजाक में पूछती है कि अब सिस्टर चेंग की शादी चेयरमैन से हो रही है, तो क्या उनके पूरे डिपार्टमेंट की किस्मत भी बदल जाएगी। सभी सीलियन को लकी बताते हैं, लेकिन सीलियन उनकी बात सुधारता है। वो कहता है कि चेंगलिंग से शादी करना उसकी अपनी किस्मत है। अगर चेंगलिंग कभी शादी न करती तब भी वो अपनी एबिलिटी से बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती थी। फिर भी उसने सीलियन को चुना और उससे शादी करने का डिसीजन लिया। इसलिए सीलियन मानता है कि दुनिया में उससे ज्यादा लकी कोई नहीं। यूयूए भी वेडिंग में आती है। वो 1 साल पहले फर्दर स्टडीज के लिए विदेश चली गई थी और खास तौर पर वेडिंग अटेंड करने वापस आई है। लेकिन इस बार यूयूए अकेली नहीं है। उसके साथ एक यंग लड़का मौजूद है जिसकी नजर पूरे समय केवल यूयूए पर रहती है। वो दोनों को हैप्पी वेडिंग कहकर शुभकामनाएं देता है। 5 साल बाद चेंगलिंग और सीलियन अपने बच्चों के साथ उसी जगह लौटते हैं जहाँ कभी उनकी शॉर्ट और पैशनेट रोड ट्रिप शुरू हुई थी। इस बार दोनों अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनका पूरा फैमिली है। उनका बच्चा सीलियन के व्हाइट हेयर देखकर पूछता है कि उसके बाल सफेद क्यों हैं। चेंगलिंग मजाक में कहती है कि सीलियन हैंडसम है और सभी मानते हैं कि व्हाइट हेयर उस पर बहुत सूट करते हैं। बच्चा असली कारण बताते हुए कहता है कि डैड ने अपने बाल इसलिए व्हाइट रखे ताकि मॉम से पहले उसके ग्रे हेयर दिखाई दे। इस तरह चेंगलिंग को कभी ये महसूस नहीं होगा कि वो साई लियन से पहले बूढ़ी हो रही है। उसी जगह खड़े होकर चेंगलिंग को 5 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है। साई लियन ने कहा था कि फैमिली मैटर सुलझाकर वो उसके शहर आएगा। चेंगलिंग ने पूछा था कि वो उसे क्यों ढूंढेगा और साई लियन ने सीधा जवाब दिया था, रिलेशनशिप शुरू करने के लिए। चेंगलिंग ने एज गैप का डर दिखाकर कहा था कि ओल्डर वुमन और यंगर मैन के रिलेशनशिप का अच्छा एंडिंग नहीं होता। एक दिन उसके बाल सफेद हो जाएंगे जबकि साई लियन अपनी प्राइम एज में होगा। प्रेजेंट में चेंगलिंग पूछताछ रखती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी उनका बच्चा बीच में आकर कहता है कि उसे भी मॉम को किस करना है। दूसरा बच्चा शिकायत करता है कि सभी उसकी चीजें छीन लेते हैं। शीलियन बच्चों को अपने पास बुलाकर कहता है कि मॉम को कोई और किस नहीं करेगा। बच्चे चेंगलिंग की तरफ भागते हैं और पूरा फैमिली हंसने लगता है। जिस एज डिफरेंस और फ्यूचर से चेंगलिंग कभी डरती थी, उसी सिया लियन और अपने बच्चों के साथ वो आज उसी पुरानी जगह पर खड़ी है। सिया लियन ने केवल उसके फियरलेस रूप से नहीं बल्कि उसकी काइंडनेस, सॉफ्टनेस और पूरी सच्चाई से प्रेम किया था। इसके साथ चेंगलिंग और सिया लियन की कहानी पूरी हो जाती है।